Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions and today I will be dealing with a topic called inverters, ठीक है, which is a part of power electronics engineering. So basically first of all we'll get to know कि what exactly inverters are. Inverters होते क्या हैं? Inverters एक ऐसे तरीके के DC to AC devices हैं जिसमें हम फिक्स DC को कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करते हैं. कंट्रोल्ड एसी से क्या मतलब है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, यही दो किसी भी एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में अगर कोई भी एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो उसमें कौन से दो पैरामीटर्स वैरी कर सकते हैं. एक ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी ये फ्रीक्वेंसी. यही दो पैरामीटर्स वैरी कर सकते हैं. तो इन्वर्टर्स एक ऐसे कंट्रोल डिवाइसेस हैं या एक ऐसे डिवाइस है जो फिक्स डीसी को कंट्रोल्ड एसी में कन्वर्ट करता है. और कंट्रोल्ड एसी का मतलब कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स. इसके अलावा हम और कौन कौन से टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स पढ़ चुके हैं इसके पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. एक सबसे पहले टाइप का कन्वर्टर जो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़ते चले आ रहे हैं वो है एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं. एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, इसमें ये जो डीसी है ये अनकंट्रोल्ड डीसी होती है. अनकंट्रोल्ड डीसी मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इस एसी टू डीसी रेक्टिफायर में जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं वो होते हैं डायोड्स. ठीक है, और डायोड्स क्योंकि अपने आप में एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है इसलिए इसे हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं. फर्दर हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिमिलर एसी टू डीसी कन्वर्टर्स पढ़े. नेक्स्ट हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी टू डीसी कन्वर्टर्स पढ़े जिन्हें हम फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कह रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं थायरिस्टर. थायरिस्टर या थायरिस्टर फैमिली का कोई भी एलिमेंट. तो ये जो थायरिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में कंट्रोल डिवाइसेस हैं. इसलिए ये जो डीसी हमें यहाँ मिलती है वो मिलती है हमें कंट्रोल डीसी. कंट्रोल डीसी, ठीक है. तो ये डिफरेंस है बेसिकली रेक्टिफायर या डायोड रेक्टिफायर और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर में. जो थर्ड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं वो है डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं. और यही इन्वर्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, यही इन्वर्टर आज हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा फर्दर एक और क्लासिफिकेशन रह जाता है वो है एसी टू एसी टाइप के कन्वर्टर्स. आप देख रहे हैं कि सभी कॉम्बिनेशंस यूज़ हो गए हैं. एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू एसी. ठीक है, एसी टू एसी में एक है साइक्लो कन्वर्टर और दूसरा होता है एसी वोल्टेज रेगुलेटर. एसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. तो साइक्लो कन्वर्टर और एसी वोल्टेज रेगुलेटर ये दोनों ही एसी टू एसी कन्वर्टर्स हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि साइक्लो कन्वर्टर में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि ये इनपुट की है, तो जो आउटपुट की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है वो दोनों ही हम रेगुलेट या कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, आउटपुट की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कंट्रोलेबल होती है. जबकि इन केस ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर ये इनपुट की है तो इसमें आउटपुट वोल्टेज तो वैरी करता है लेकिन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दैट ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप का कन्वर्टर रह गया है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि एक कॉम्बिनेशन और रह गया है वो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर. ठीक है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स जिन्हें हम चॉपर्स नाम से पढ़ते हैं और चॉपर के बाद फर्दर उसे बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर या बक बूस्ट कॉन्फ़िगरेशंस में पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये इतने तरीके के पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स हम वैसे जानते हैं जिनमें से ये हमारा मेन फोकस है. अब दूसरा पॉइंट है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, इन्वर्टर्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है. हमारे घरों में जो भी एसी सप्लाई आ रही है 230 साइन ओमेगा टी जो भी एसी सप्लाई आ रही है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. जितनी ज़्यादा क्लीन एसी सप्लाई आएगी उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर है लोड एंड पे जो कंज्यूमर्स हैं. क्योंकि अगर एसी सप्लाई में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए या ज़्यादा हार्मोनिक्स हुए तो वो हमारे ही घर में यूज़ होने वाले सेवरल इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है, तो ये इन्वर्टर क्या आउटपुट जो है एसी प्योर वेव फॉर्म आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये हम कब ला पाएंगे, हम कब ये जान पाएंगे कि एसी जो हमें मिल रही है वो हमें प्योर साइनोसॉइडल मिले, जब हम उस इन्वर्टर सर्किट की डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल स्टडी करेंगे. हम ये जानेंगे कि वो अलग अलग लोड्स पे अलग अलग तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करता है. जैसे रेजिस्टिव लोड है यानी बल्ब लोड है,
उसमें इन्वर्टर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आरएल लोड है, फैन लोड है, इंडक्टिव लोड पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अलग अलग पैरामीटर्स या अलग अलग लोड्स के हिसाब से जब तक हम इन्वर्टर का कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्टर का रिस्पॉन्स नहीं जानेंगे तब तक हम ये प्योर एसी साइनोसॉइडल कैसे लाएंगे, क्या हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हम कौन सी कंट्रोल स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे इन्वर्टर के आउटपुट पे ये जो प्योर एसी साइनोसॉइडल आनी है वो आए। ठीक है, इसके लिए इन्वर्टर्स को डिटेल्ड पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम हमारे आसपास का जो सबसे डे टू डे वाला एप्लीकेशन है वो है हमारे घरों में यूज़ होने वाला इन्वर्टर। हमारे घरों में यूज़ होने वाले जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर हमेशा रहता यही डीसी फिक्स टू एसी कंट्रोल्ड है, यानी आउटपुट कंट्रोल्ड एसी देता है या वेरिएबल एसी देता है और इनपुट इज़ ऑलवेज डीसी फिक्स। तो जो घरों में यूज़ होने वाले इन्वर्टर्स होते हैं उसमें ये डीसी सोर्स की जगह पे क्या लगता है, डीसी सोर्स की जगह पे लगता है बैटरी। ठीक है, बैटरी लगी रहती है, ये बैटरी डीसी सोर्स की तरह काम करती है। फिर घरों में यूज़ होने वाले इन्वर्टर में बीच में होती है लगी इन्वर्टर की सर्किटरी। ये इन्वर्टर की सर्किटरी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे जो भी हम आगे पढ़ रहे हैं। और इसका जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है प्योर एसी। ये वो प्योर एसी है या जो भी हमारी रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड प्योर एसी है, ये वो एसी है जो हमारे घरों में आती है जब भी बिजली नहीं रहती है। ठीक है, तो ये है घर में यूज़ होने वाला बेसिक इन्वर्टर। इसके अलावा एक और इसका एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, वो है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स। एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव से पहले इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों के कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस थे, या वैसे भी इंडक्शन मशीन अपने आप में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मशीन है, लेकिन फिर भी इसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन थे। बट विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वर्टर्स, कोई भी मशीन है ना, कोई भी एसी मशीन है, इस एसी मशीन के इनपुट पे अगर हम अगर इन्वर्टर लगाएं तो इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, है ना, वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे सकता है। और एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स में या वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स में हमें क्या चाहिए होता है, वेरिएबल स्पीड चाहिए होती है। तो n इज इक्वल टू 120 f/p। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर वैरी कर सकें हम तो हम ये स्पीड भी वैरी कर सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वर्टर्स इंडस्ट्री में इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस, इनके एप्लीकेशंस और बढ़ गए हैं, इनके एप्लीकेशंस और वाइड हो गए हैं। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है इसका। अब हम बात करते हैं कि हम फर्दर इस कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, जो हम अभी लेक्चर ले रहे हैं या लेक्चर पढ़ रहे हैं अभी, इसमें हम फर्दर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी, और वैसे ब्रॉडली कैसे कैसे क्लासिफाइड हैं। फर्दर कि अलग अलग लोड्स के साथ वो कैसे अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से कम्यूटेशन सर्किट्स यूज़ हो सकते हैं इन तरीके के इन्वर्टर्स में। कम्यूटेशन इज़ टू टर्न ऑफ द सर्किट, यानी इन्वर्टर की वर्किंग को हम बंद कैसे कर सकते हैं, एक हुआ कम्यूटेशन। और इसके अलावा अलग अलग सिंगल फेज, 3 फेज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्वर्टर्स। तो इंट्रोडक्शन टू इन्वर्टर्स में हम ये चीज़ जान चुके हैं कि ये फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल एसी है। वेरिएबल एसी का क्या मतलब है ये भी जान चुके हैं। नेक्स्ट है कि इसमें कौन से टाइप का कम्यूटेशन यूज़ होता है। तो हमें दिख रहा है कि फोर्स कम्यूटेशन हम यूज़ करते हैं। कम्यूटेशन में बेसिकली हम लोग पहले क्या क्या जानते हैं, पहले से अलग अलग तरीके के जो कम्यूटेशंस हैं उनमें सबसे पहला कम्यूटेशन जो हमने पढ़ा था वो था लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन को ही नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो एसी साइकिल है ना, इनपुट में अगर कहीं पे भी साइनोसॉइडल एसी वेवफॉर्म आ रही है और ये है इन्वर्टर में लगा हुआ स्विच, कोई भी स्विच जहाँ पे भी एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई की क्या प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव हाफ के बाद वो इस वाले पॉइंट पे 0 होती है और इसके बाद यहाँ एक नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज मिलता है। ठीक है, यही होती है एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। तो अगर इस स्विच पे यहाँ से यानी इनपुट साइड से कुछ टाइम के बाद 0 वोल्टेज आए और उसके बाद नेगेटिव रिवर्स वोल्टेज मिल जाए, तो यही बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सर्किट को ऑफ करने के लिए, कि इसके अक्रॉस जो कंडक्टिंग करंट फ्लो कर रही थी, जो एनोड करंट फ्लो कर रही थी, उसकी वैल्यू 0 हो जाए और फिर यहाँ से इसको एक नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, एक रिवर्स बायस वोल्टेज स्विच के अक्रॉस मिले।
यही रिक्वायरमेंट है किसी भी सर्किट को टर्न ऑफ करने की, कि उसके अक्रॉस एनोड करंट जो फ्लो कर रही है वो जीरो हो जाए और उसके बाद एक रिवर्स बायस वोल्टेज उस स्विच के अक्रॉस मिले। तो ये ऐसे टाइप का कम्यूटेशन है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो मेन सप्लाई है, एसी साइनोसॉइडल सप्लाई है, उसकी मदद से हम इस सर्किट को अपने आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। हमें कोई अलग से कम्यूटेशन सर्किट नहीं लगाना पड़ता है इस स्विच को ऑफ करने के लिए, या इस स्विच के या इस डिवाइस के कंडक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये आता है लाइन कम्यूटेशन में। नेक्स्ट टाइप का कम्यूटेशन होता है फोर्स कम्यूटेशन, जो जनरली हम इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं। फोर्स कम्यूटेशन इज अनलाइक लाइन कम्यूटेशन। लाइन कम्यूटेशन जनरली वहीं यूज़ हो पा रहे हैं जहाँ पे एसी सप्लाई है। तो जहाँ पे भी डीसी इनपुट रहता है, जहाँ पे भी डीसी इनपुट है, जहाँ पे ये जीरो क्रॉसओवर से नेगेटिव जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे ऐसे इनपुट्स के केसेस में हम फोर्स कम्यूटेशन करते हैं। ऐसे इनपुट्स में जो भी स्विच लगा है उसके लिए हमें एक अलग से कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ता है टू टर्न ऑफ दिस थायरिस्टर और वट एवर स्विच वी पीपल आर यूजिंग हियर। ठीक है, तो ये है फोर्स कम्यूटेशन जो कि हम इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं। आगे एक छोटी सी बात और है कि अगर फोर्स कम्यूटेशन को हम बचाना चाहते हैं, कि हम फोर्स कम्यूटेशन में अलग से सर्किट ना लगाएं, बिकॉज इसके भी अपने सेवरल डिसएडवांटेजेस हैं कि कॉस्ट बढ़ेगी और जो भी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो और कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि एक एडिशनल सर्किट लगा हुआ है उसमें। तो अगर हम ये डिसएडवांटेजेस को बचाना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके के स्विचेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि GTOs हैं, IGBTs हैं। ये कैसे स्विचेस हैं जिसमें अपने आप ही सेल्फ कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हम GTO जानते हैं, GTO में यहाँ बेस से जो हम करंट पल्सेस देते हैं इस डायरेक्शन में, है ना, वो मदद करती है IA, जो एनोड करंट इसमें यहाँ से एनोड से कैथोड फ्लो कर रही है, उस एनोड करंट के फ्लो में या फिर सर्किट के कंडक्शन में यहाँ जो गेट से करंट जा रही है या जो भी हम करंट पल्सेस दे रहे हैं वो मदद कर रही है इसके कंडक्शन में। अगर हम रिवर्स करंट दें या फिर हम नेगेटिव करंट दें तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन में यहाँ से जो भी चार्जेस हम दे रहे थे उनको हम स्वीप आउट कर रहे हैं, यानी बाहर खींच रहे हैं। अगर ये बाहर खींचेंगे तो ये जो मदद इसे मिल रही थी कंडक्शन करने में वो मदद रुक जाएगी, तो ये कंडक्शन बंद हो सकता है। ठीक है, तो GTOs और IGBTs कुछ ऐसे सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइसेस हैं जिनके बेस को, ट्रांजिस्टर्स में गेट की जगह बेस होता है, तो जिनके बेस को या गेट को कंट्रोल करके हम इस सर्किट को टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्विचेस इन्वर्टर्स में यूज़ करते हैं। अब आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन पे। तो जैसा कि हमने बात की थी अभी कि अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले ब्रॉडली क्लासिफाई होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर में। इसकी नेक्स्ट उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं क्या। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर भी फर्दर सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 तरीके का क्लासिफिकेशन जो हम ब्रॉडली कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, थायरिस्टर फैमिली के हर एलिमेंट को हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कह रहे हैं, तो उनका कनेक्शन कैसे लगा है उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ब्रिज इन्वर्टर्स, सीरीज इन्वर्टर्स और पैरेलल इन्वर्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं VSI वर्सेस CSI। दोनों वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर में डिफरेंस क्या है। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या है, जैसे कि सुन के समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इस जिसमें सोर्स वोल्टेज हो और करंट सोर्स इन्वर्टर ही इस जिसमें सोर्स करंट हो। लेकिन हम एक बात ये भी जानते हैं कि करंट सोर्स जैसी कोई चीज़ जनरली एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वोल्टेज सोर्स की मदद से ही करंट सोर्स बनाया जाता है। इसके पहले वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में अगर हम इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज या फिर स्टिफ वोल्टेज चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर किसी हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया जाए, ठीक है, जो हाई पॉजिटिव इधर और हाई नेगेटिव इधर चार्ज स्टोर करे, तो ये इसके कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखने में या अपहोल्ड करने में या होल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बेसिकली किसी भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर किसी हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया जाए तो इस तरह से हम वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि वोल्टेज सोर्स की मदद से ही CSI बनता है, तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में अगर हाई वैल्यू का इंडक्टेंस लगा दिया जाए तो इंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है,
इंडक्टेंस अपने आप में जो रेट ऑफ चेंज है या इंस्टेंटेनियस चेंज को अलाउ नहीं करता है, यानी यहाँ से जो करंट निकल रही है वो बहुत इंस्टेंटेनियसली, di/dt का रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, di/dt रेट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो लगातार यहाँ से एक करंट फ्लो करती रहेगी। दूसरा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ रिवर्स ऑफ करंट भी इंडक्टर अलाउ नहीं करता, यानी अगर जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी, रिवर्स अलाउ नहीं करता है इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो ये कम पूरा मिलकर, क्योंकि यहाँ पे लगातार एक कांस्टेंट करंट जैसी मिल सकती है बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर, तो ये पूरा मिलके बनते हैं CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है CSI और VSI में, कॉन्फ़िगरेशन या देखने वाइज। नेक्स्ट है कि मॉसफेट और IGBTs VSI में हम लोग यूज़ करते हैं और थायरिस्टर्स हम लोग CSI में यूज़ करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में ये दोनों इस तरीके के स्विचेस यूज़ करते हैं, और ये तरीके के स्विचेस से मेरा क्या मतलब है, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइसेस जिनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो। हाई का मतलब, और आप लोग ये बात पहले से भी बेसिकली जानते ही होंगे कि मॉसफेट्स और IGBTs इस तरीके के जो भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थायरिस्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ऑन ऑफ कंट्रोल, स्विच का ऑन ऑफ होना ये हम ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं या बहुत हायर स्पीड पे कर सकते हैं इन ये हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइस देन थायरिस्टर्स। जहाँ पे ये हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात आती है, वहाँ एक और बात आती है जिसे हम कहते हैं हार्मोनिक्स। अगर जितनी ज़्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितनी जल्दी स्विच ऑन ऑफ करेगा, उतने ही ज़्यादा उसमें हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक लिमिटेशन यहाँ आ जाती है कि जो VSIs हैं वो फ्यू मेगावाट रेंज तक ही यूज़ हो पाते हैं, यानी फ्यू किलोवाट से फ्यू मेगावाट रेंज तक ही यूज़ हो पाते हैं, यानी इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है। वेराज थायरिस्टर में क्योंकि स्लो स्विचिंग या लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो हार्मोनिक्स भी कम होंगे, तो इसकी वजह से टेंस ऑफ मेगावाट, ठीक है, टेंस ऑफ मेगावाट यानी हायर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के केस में हम लोग थायरिस्टर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमने ये बात की कि ऑन ऑफ हम जल्दी कर सकते हैं, वहाँ दोनों ही इन्वर्टर्स के कंट्रोल में यहाँ पे एक टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं PWM टेक्निक, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसको हम बहुत डिटेल में आगे अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन अभी आप बेसिकली सुनने से समझ में जैसा आता है कि पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करना, ये है पल्स, ये है इसकी विड्थ, तो पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करके हम इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म लगाते हैं। और पल्स की विड्थ हम ये वाले में ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक को VSI में, क्योंकि मॉसफेट और IGBT जो हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस हैं जो ऑन हुए तो कंडक्शन हुआ, यानी हमें इस तरीके का आउटपुट मिला, ऑफ हुए तो ज़ीरो, ऑन हुए तो ऐसा, ऑफ हुए तो ज़ीरो। जबकि थायरिस्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने तुरंत स्विच ऑफ किया, तुरंत ऑन किया, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया थायरिस्टर बंद हो जाए या थायरिस्टर के अक्रॉस कंडक्शन बंद हो जाए, वो कुछ और समय लेता है। इसलिए इन्हें हम हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस कहते हैं, इसलिए ये हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस VSI में यूज़ होते हैं, और इसीलिए हम PWM टेक्निक ईजिली VSI में लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब फर्दर, जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम बढ़ते हैं VSI के फर्दर क्लासिफिकेशन में, वो है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। तो हाफ ब्रिज इन्वर्टर में पहले तो हम कितने थायरिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें 2 थायरिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2 थायरिस्टर्स या कोई भी स्विच 2 यूज़ कर रहे हैं, 1 और 2। इसी तरीके से जो सिंगल फेज फुल ब्रिज आएगा, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम 4 थायरिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल सबसे पहले R लोड के साथ देखते हैं। अगर यहाँ पे R लोड लगा हुआ है तो ये इन्वर्टर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। पहले जब अपर हाफ ऑफ VS/2 आया, अपर हाफ लोअर हाफ दिया है, तो यहाँ एक और बात ये आती है कि इसमें इस तरीके की सप्लाई कैसे लगी है। ये तरीके की सप्लाई यानी ऊपर प्लस VS/2 और नीचे प्लस VS/2, इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं 3 वायर सिस्टम, ठीक है, 3 वायर DC सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जहाँ जो भी यहाँ DC जनरेटर है वो प्लस माइनस VS जनरेट कर देता है, और इसको हम फर्दर इधर VS/2 और इधर VS/2, यानी बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड VS/2 है विद द हेल्प ऑफ ये न्यूट्रल। इस तरीके से इसको हम कहते हैं 3 वायर DC सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है। तो हम 3 वायर DC सिस्टम यूज़ करते हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जब
T1 वाले थायरिस्टर को हमने ट्रिगर किया, कहाँ पे, 0 इंस्टेंट पे T1 थायरिस्टर को देखिए ट्रिगर किया, ठीक है। तो कैसे करंट फ्लो कर रही है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, ये IS करंट। अगर IS करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यानी पॉजिटिव से करंट हमेशा चलती है और नेगेटिव तक जाती है, ठीक है। तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो ये हुआ I0 का डायरेक्शन, और I0 का इधर से इधर फ्लो कर रही है, इसलिए इधर प्लस और इधर माइनस, यानी जो भी लोड है उसके लेफ्ट टर्मिनल पे प्लस और राइट पे माइनस पोलैरिटी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें V आउटपुट कितना मिल रहा है, जब T1 इज ऑन तो हमें V आउटपुट कितना मिल रहा है, V आउटपुट मिल रहा है प्लस VS/2, ठीक है। ये यहाँ दिख भी रहा है प्लस VS/2 है ना, ये प्लस VS/2 है, इतना मैग्नीट्यूड मिल रहा है। अब जब हम ये वाले पॉइंट पे T/2 टाइम पे, अगर ये पूरा टाइम T है तो ये वाला इंस्टेंट T/2 है, अब T/2 वाले इंस्टेंट पे हम दूसरा थायरिस्टर ऑन कर रहे हैं, कौन सा, T2 थायरिस्टर। जब हम T2 थायरिस्टर ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट हमेशा की तरह पॉजिटिव से चलेगी नेगेटिव की तरफ, यानी ये पॉजिटिव से चली, इस लोड के अक्रॉस, यहाँ एक रेजिस्टिव लोड लगा है, उस लोड के अक्रॉस करंट ऐसे फ्लो कर रही है ना, पॉजिटिव से चली, एनोड में गई और वापस नेगेटिव में। अगर हमने ये वाला रेफरेंस मान लिया है डायरेक्शन, है ना, ये रेफरेंस मान लिया है डायरेक्शन करंट का, और वोल्टेज पोलैरिटी अगर हमने मान लीजिए ये रेफरेंस मान ली, T1 में जो कंडक्ट कर रहा है अगर वो रेफरेंस है, तो अब देखिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पहले करंट ऐसे आ रही थी, अब करंट ऐसे आ रही है, तो करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और वोल्टेज पोलैरिटी भी ऑपोजिट मिल रही है, इसकी वजह से नेगेटिव हाफ में मिलता है -VS/2, और इसी के नीचे इसकी करंट वेवफॉर्म भी बन जाएगी। करंट वेवफॉर्म भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी वोल्टेज वेवफॉर्म है, I0 वेवफॉर्म, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, अगर ये वोल्टेज प्लस VS/2 था तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, VS/2/R। इसी तरीके से नेगेटिव मैग्नीट्यूड अगर -VS/2 था तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -VS/2/R, V/R, यही I0 करंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल फेज हाफ इन्वर्टर। एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे, ये वही उसी का डिस्क्रिप्शन है, एक छोटी सी चीज़ जो और यहाँ पे है वो है इसका एनालिसिस करना। इसका जो भी एनालिसिस है, एनालिसिस में बेसिकली हम फोरियर एक्सपेंशन के थ्रू एनालिसिस करेंगे, इसको अच्छे से हम आगे देखेंगे फुल वेव के अंदर, लेकिन अभी एनालिसिस में बेसिकली ये जान लेते हैं कि हम फोरियर एनालिसिस करते क्यों हैं। फोरियर एनालिसिस हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी अगर स्क्वायर वेवफॉर्म हमें मिल रही है आउटपुट पे ऐसी वेवफॉर्म मिल रही है यहाँ पे, तो ये फर्दर किन किन एलिमेंट्स में ब्रेक हो सकती है। एक होगा इसका फंडामेंटल कंपोनेंट, है ना, अगर ये फ्रीक्वेंसी T है तो ये हो गया इसका फंडामेंटल कंपोनेंट, और इसी तरीके से इसी टाइम T में अगर 1, 2 और 3 तीन फ्रीक्वेंसीज आ जाएं तो ये हो गया इसका थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरीके से इसी T टाइम में अगर 5 साइकिल्स आ जाएं तो वो हो गया फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट। तो एक स्क्वायर वेव में एक फंडामेंटल या साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के अलावा सेवरल अदर हार्मोनिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल वेवफॉर्म जो कि डिजायर्ड है, क्योंकि हम ऐसे ही AC के आउटपुट पे चाहते हैं, ये फंडामेंटल वेवफॉर्म के अलावा ये जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं हार्मोनिक्स, उनको फंडामेंटल से सेपरेट करने के लिए या ये वाला सेपरेट एलिमेंट निकालने के लिए हम फोरियर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि V0 का एक्सपेंशन क्या है। V0 होता है A0 जो कि है DC कंपोनेंट, इसके अलावा AN cos n ओमेगा t जो है cos कंपोनेंट, और sin ओमेगा t। तो इसमें से हमें क्या रिक्वायर्ड है, A0 है DC कंपोनेंट नहीं चाहिए, cos कंपोनेंट नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, sin कंपोनेंट। तो इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए Bn वाले कंपोनेंट का एनालिसिस किया है 2/π 0 से π, क्योंकि 0 से π वाले टाइम तक हमें Vs/2 मिल रहा है, पाई वाले टाइम तक Vs/2 मिल रहा है, तो Vs/2 0 से π। इसी में अगर हमें फंडामेंटल या फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए तो n की वैल्यू को 1 रख देंगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखी तो जहाँ जहाँ पे भी n कंपोनेंट आ रहा था वहाँ वहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1, तो B1 की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। B1 के बाद B1 की वैल्यू ये साइनोसॉइडल इंटीग्रेट कर लीजिए, 0 से लेकर पाई तक ये वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो क्या आ रहा है 2Vs/π विच इज V01, ठीक है। B1 को ही हमने लिखा है V01, यही वाला जो कंपोनेंट था जो साइनोसॉइडल है, इसी को हम V01 या फिर B1 कंपोनेंट कह रहे हैं, और इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। तो फंडामेंटल कंपोनेंट V01 की वैल्यू
आई है ये, ठीक है, ये मैंने बताया, ये है वो फंडामेंटल कंपोनेंट जो हमें चाहिए था। तो दिस इज पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल। अब अगर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि पीक वैल्यू अपॉन √2 है ना, पीक वैल्यू अपॉन √2 इज आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो अपॉन √2 करके ये आरएमएस वैल्यू निकाल ली। तो क्या निकल के आया है, फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू निकल के आई है √2 VS/S। अब देखिए एनालिसिस कर रहे हैं एसी साइड पे। एसी साइड पे एनालिसिस हम क्या कैसे करते हैं, एसी साइड पे हम बेसिकली देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म का THD कितना है, यानी जो एक एसी वेवफॉर्म आउटपुट पे मिल रही है, THD इज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, यानी आउटपुट में हार्मोनिक कंटेंट कितना है, यही हम THD से कैलकुलेट करते हैं। तो THD का फॉर्मूला क्या होता है, √1/G² - 1, जहाँ पे ये जो G है ये होता है डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है। डिस्टॉर्शन फैक्टर अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, V01 RMS जो हम पीछे निकाल चुके हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट की RMS वैल्यू अपॉन टोटल आउटपुट की RMS वैल्यू। तो टोटल आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे टोटल आउटपुट मिल रहा था ये VS/2 और ये है -VS/2, ठीक है। ये दो VS/2, अगर इसकी RMS वैल्यू निकालनी है तो RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, इधर VS/2 और इधर VS/2 है, तो इस वाले का VS/2 किया तो कितना आया, VS/4, VS²/4। और अगर नेगेटिव वाले पार्ट का स्क्वायर किया तो कितना आया, ये लाइन रब करके ये, तो ये पूरा आउटपुट मिला। अगर ये है टाइम पीरियड T, तो अब इस टाइम पीरियड T में ये कंप्लीट मिला VS²/4, और ये है V आउटपुट का स्क्वायर। अगर ये है V आउटपुट तो ये है V आउटपुट का स्क्वायर, ये आ गई स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। अब बस इसका मीन निकालना है और अंडर रूट करना है, मीन और अंडर रूट किया, और मीन निकालने के लिए 1/T इंटू VS²/4 इंटू T, ये T कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई, VS/2, ये आई V0 RMS, है ना। V0 हमें पता था, ये है V0, V0 का स्क्वायर किया, रूट मीन स्क्वायर में पहले स्क्वायर किया, रूट किया और मीन किया, तो वैल्यू आई VS/2, ठीक है। तो देखिए VS/2 वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, V01 की वैल्यू पिछली स्लाइड में निकाली थी, तो डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू आती है 2√2/π। अब ये 2√2/π G में रखा तो THD की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 48.24%। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये गेट और आप लोग जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं उसके लिए ये फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल PSUs, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।